नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो इसलिए बातें कर लें अलग अलग। बंगाल इलेक्शन कई मामलों में देश की बहुत सी चीज़ें डिसाइड करेगा और साथ में किसान आंदोलन, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इनका एक कनेक्शन है। मैं आज आपको 6 बिंदुओं पे अलग अलग चर्चा करके बताना चाहूँगा कि जो मैं जैसे देख रहा हूँ कि बंगाल इलेक्शन किन किन मुद्दों पे कैसे कैसे क्या क्या होने की संभावना है। सबसे पहले तो ये जो मेरी समझ में आ रहा है कि बंगाल इलेक्शन दो अलग अलग, एक एंटी इनकम्बेंसी बोला जाता था कि जब बहुत लंबे समय तक कोई सरकार हो तो एक सरकार बदलने का एक लोगों का मूड होता है कि भाई ये बहुत दिन हो गया, एंटी इनकम्बेंसी आ गई, अब हम नया कुछ बदलाव चाहते हैं, बदलाव की इच्छा। 1952 से 1977 तक ये बदलाव की इच्छा होती नहीं थी। कांग्रेस का एक तरह से एक रन थ्रू था, कहीं कहीं स्टेट में कुछ कुछ चेंज हो रहे थे, लेकिन मोर और लेस ये था। फिर हम एक पीरियड देखते हैं कि 1989 से 1998 तक का ये जो 10 वर्ष थे, इसमें जो ये वो वर्ष थे जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई थी, नए उत्तर प्रदेश, मतलब इन सब जगहों पे बैकवर्ड को एक नई ताकत मिली थी। इन वर्षों में हम देखते हैं कि 70% जगहों पे रूलिंग पार्टी हारी थी। फिर 99 से 2003 के जो 4-5 साल हैं उसमें 61% जगह रूलिंग पार्टी हारी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 ऐसे इलेक्शन हैं जिसमें एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है और वो मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। 80 का इलेक्शन जनता पार्टी हारी, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नहीं थी, मैं स्पष्ट करता चलूं। 89 का इलेक्शन जब कांग्रेस हार रही थी तो उसका बोफर्स भी एक बड़ा कारण था और एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा कारण था कि लोग बदलाव चाह रहे थे उस समय देश में। फिर 97 का अगर आपको याद हो, देवेगौड़ा जी और आई.के. गुजराल की सरकार के बाद एक बदलाव चाह रहा था देश की, भाई ये बात हो गया। वही चीज़ 2004 में भी हुई और कुछ कुछ उसी तरह की बात 2014 में हुई। हालांकि 2014 में ये था, एक जनरल इंप्रेशन ये गया कि यूपीए में बहुत बेमानी हो रही है, इसलिए ये तो बात हो गई जनरल इलेक्शन की, सेंटर की। मैं थोड़ा आपको एक कुछ बता दूं कि 2014 से जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, भाजपा लेड एनडीए की सरकार, तब से क्या स्थिति है। 2014 से 2019 के बीच में 29 विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 19 जगह चेंज हुआ है, मतलब जो सरकार थी वो सरकार चली गई है, और 10 जगह सेम सरकार ने रिपीट किया है। और 2019 से अभी तक 2019 इलेक्शन, मतलब जो जनरल इलेक्शन हुआ है जिसमें एनडीए 2, मोदी 2 जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद 9 जगह इलेक्शन हुए हैं। उसमें से 4 जगह सेम सरकार ने रिपीट किया है। दिल्ली सेम सरकार ने रिपीट किया, उड़ीसा सेम सरकार ने रिपीट किया, बिहार, अब उसको सेम सरकार बोला जाए या ना बोला जाए वो थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि बिहार में जो पुरानी सरकार थी वो मूल रूप से जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की थी। जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद बीच में टूट फूट हो करके वो बीजेपी और जेडीयू ने बना ली, तो मैं भी उसको इसी श्रेणी में रखता हूँ कि वो रिपीट हुआ है। और हरियाणा की सरकार, हरियाणा की सरकार जो पिछले साल लोकसभा इलेक्शन के बाद बनी, अब उसमें थोड़ा डिबेटेबल है कि वो जो वोट पड़ा था वो के बदलाव के लिए था, लेकिन अंतोगत्वा बीजेपी ने सरकार बनाई, इसलिए उसको सेम माना जाएगा। तो 9 में से 4 जगह तो सेम पार्टी की सरकार कंटिन्यूड रही। 5 जगह महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार लड़ थी, बीजेपी नहीं है भाई, शिवसेना जो उसके पार्टनर थे उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। उसी तरह से झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, दूसरी यूपीए की सरकार कह लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू की सरकार की जगह जगन रेड्डी साहब की सरकार आ गई। और सिक्किम में एसडीएफ की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी, अब वहां एनडीए की सरकार बोली जाती है। हालांकि बीजेपी को वहां कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन वो एनडीए की सरकार ही बोली जाती है क्योंकि वो इसका हिस्सा थे। मैंने ये बात आपसे इसलिए कही कि ये इलेक्शन बिटवीन 2 एंटी इनकम्बेंसी हो रहा है। सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी 7 साल की, ममता बनर्जी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इन दोनों के बीच है। अब देखना यह है कि किसकी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होती है, सेंटर की, लोग केंद्र की सरकार से
तंग आके यहां पे ममता बनर्जी को जिता देते हैं, या ममता बनर्जी की 10 साल के सरकार में बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है उसको यहां एक नया टर्म देते हैं। इस तरह की बात होगी। तो पहला चीज तो एंटी इनकम्बेंसी बिटवीन द टू, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहीं से इसको, मतलब देश का प्रधानमंत्री अब एक चीफ मिनिस्टर बदलने के लिए बार बार वहां जा रहे हैं, तो वो मुझे कहीं से ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर का भी एक इलेक्शन हो गया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो बार बार ये हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं कि हमने ये किया। अरे भाई, देश की चीज को राज्य से मेरे हिसाब से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो टोटल थीम है वो देश और राज्य के उस पर चल रहे हैं। तीसरा ये है कि क्योंकि अगर आप एक जनरल लोगों का ओपिनियन लें, उनका एक जनरल लोगों का ये है कि सारे राजनीतिक दल एक से होते हैं, सबका डीएनए एक है, सारे पॉलिटिकल लीडर एक है। ठीक है, ये बात कुछ लोग इसको मानते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन डिसाइड जनता को ये करना होता है कि 2-3 ऑल्टरनेटिव में से आपके लिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेसर डेविल, या कम घातक कौन है। अब इसको लेके तरह तरह के लोग अपनी बातचीत कर सकते हैं कि भाई ये कम घातक है, या ये है, इससे कम नुकसान होगा, या कम्युनिटी के लाइंस पे अगर समाज विभाजित होता है तो ज़्यादा खराब है, जात के पे होता है तो कम खराब है, ये इस तरह की बातें होंगी। तो ये भी डिसाइड होना है कि बिटवीन दी ऑल्टरनेटिव्स जो वेस्ट बंगाल में मिल रहे हैं लोगों को, उसमें से कम घातक कौन है। जो कम घातक है वही जीतेगा। तो एक नेगेटिव थोड़ा एक ये भी बात हो रही है। दूसरा एक फिर मैं जो चौथा इसका ऑप्शन कि हाउ इफेक्टिव इज जय श्री राम, क्योंकि देश भर में जय श्री राम के नारे से हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर बीजेपी को करते हैं। लेकिन बंगाल की थोड़ी ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी फर्क है। फर्क इसलिए है कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे करीब 28-29% मुस्लिम बाहुल्य हैं, मुसलमानों के वोट हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप हिंदू वोट भी देखिए तो हिंदू वोट में एक बड़ा हिंदू वोट ऐसा होता है जिसको, जो बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करता है वो उससे अग्री नहीं करता है। उसमें से मैं भी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन जो हिंदुत्व को ये प्रोपोगेट करते हैं, मैं उस हिंदुत्व को लगता है कि वो हिंदुत्व नहीं है। मेरा हिंदू, मेरी गीता, मेरे रामायण, मेरी महाभारत से जो मैंने सीखा है वो फर्क हिंदुत्व है। तो अगर एक एन ब्लॉक मुसलमानों का वहां इतना बड़ा वोट है, तो यहाँ पे जय श्री राम और जय सिया राम, अब तो मतलब क्योंकि इन दोनों के बीच भी हो गया ना कि जय सिया राम ऑपोजिशन वालों का वो है, जय श्री राम बीजेपी का इलेक्शन मंत्र है। तो बिटवीन जय श्री राम, जय सिया राम या जय दुर्गा, इन सब में से कौन होता है ये भी एक डिसाइड करेगा। पांचवा ये है कि वहां पे एक फ्रंट ये बन गया है कि बीजेपी हराओ, किसको जिताओ ये उससे मतलब नहीं, वो उनका एक पूरा डायनेमिक्स, पूरा चर्चा यही है कि भाई बीजेपी हराओ। तो ये बीजेपी, किसी को हराने की अगर आप बार बार बात कर रहे हैं तो ये कितना इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ वोट होगा ये अभी देखने की बात है। अब सबसे अंत में मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है सवाल किसान आंदोलन का। इसको एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि किसान आंदोलन का ये रेफरेंडम एक तरह से वहां हो रहा है। कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे क्योंकि अभी भी इसको एजेंडा दोनों पार्टीज बनाने से घबरा रही हैं ना, इसको कोई भी जो दल हैं वो इसको एजेंडा नहीं बनाना चाह रहे हैं। लेकिन किसान जो घेराबंदी किए हुए हैं दिल्ली की, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, ये इस जगह के और पूरे जगह जो महापंचायत हो रही हैं, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कर्नाटक में, चाहे उत्तर प्रदेश में, कहीं पे भी, उन सब जगह एक आह्वान हर महापंचायत में हो रहा है कि भाई आप सब लोग बंगाल चलिए और बंगाल में चल के बीजेपी को हराने की बात कही। वो किसी पार्टी को वोट दे लेकिन बीजेपी को हराएं। कुछ चीजें मैं आपको इसलिए बता दूं कि कभी कभी लगेगा कि जैसे मुझे भी ये था कि भाई वहां की किसान की बात कहने से क्या फायदा है, तो कुछ मैं आपको डेटा आपके साथ शेयर कर लूं। जब मैं 1980 में नौकरी करने बंगाल गया तो वहां पे किसान मजदूर एकता, ये जो कम्युनिस्ट का था और उनका किसान मजदूर की बात करते थे, तो थोड़ा समझ में नहीं आता था कि मजदूर तो समझ में आते थे लेकिन किसान कहां से है। मतलब बंगाल में किसान मजदूर एकता बात क्यों होती है, हमारे एकता जिंदाबाद क्यों होती है,
इसको थोड़ा सोचना पड़ा, और जब सोचा तो अब मैं आपके साथ वो शेयर करूं। बंगाल में चूंकि चटकल थी, पुरानी जूट मिल्स थी, ये सब थी, इस वजह से, और उसके बाद नए बहुत से पब्लिक सेक्टर्स लगे, स्टील प्लांट लगे, 2 स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ISP, बहुत सी उद्योग धंधे लगे, इसलिए वहां पे मजदूर बहुत थे। किसान के बारे में मैं आपको बता दूं कि देश का जो टोटल भौगोलिक एरिया है उसका 2.7% वेस्ट बंगाल में है। ये क्रेडिटेबल बात है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 8% वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में 71.23 लाख, 71.23 लाख किसान परिवार हैं, और ये जो परिवार हैं वो 96%, 96% स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे काश्तकार। अब जरा आपको अगली चीज सुन के थोड़ा ताज्जुब होगा कि यहां क्यों किसान फैक्टर है हिंदुस्तान के, क्योंकि मैंने जिससे कहा उसने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान के टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया पे नंबर 1 वेस्ट बंगाल है। बहुत से लोगों को होगा कि नहीं वेस्ट बंगाल नहीं हो सकता है, वेस्ट बंगाल है। विद 2.7% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, दे आर द टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे गुजरात, नंबर 5 पे हरियाणा, नंबर 6 पे मध्य प्रदेश, नंबर 7 पे असम, नंबर 8 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 9 पे कर्नाटका और नंबर 10 पे छत्तीसगढ़। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि बंगाल में किसानों से क्या मतलब। बंगाल में किसानों से मतलब है, वेस्ट बंगाल में पैडी, धान के मामले में देश का सबसे बड़ा धान प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो 3 हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट उसको फॉलो करते हैं। वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, हिंदुस्तान में सब्जी उगाने का सबसे बड़ा, हम सब लोगों को लगता था महाराष्ट्र, नहीं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2, बिहार नंबर 3, मध्य प्रदेश नंबर 4। वेजिटेबल्स जूट में सबसे लार्जेस्ट है, ये आपको पता है। और मैं चलते चलते इसको एक नए नजर से इसलिए आपको बता दूं, किसान क्यों, अच्छा अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वेस्ट बंगाल में इतनी जोर शोर से क्यों लगी हुई है भाजपा कि वेस्ट बंगाल करना है। कुछ चीजें समझ लीजिए। जो मैंने आपको 10 वो लिस्ट बताई है ना कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें जब आप देखिए तो वेस्ट बंगाल, यूपी नंबर 1, यूपी, गुजरात, हरियाणा, MP, असम और कर्नाटका, 10 में से 6 स्टेट भाजपा रूल करती है। 10 में से 6 स्टेट, 2 उसकी आंध्र प्रदेश उसका एलाई स्टेट है, तो हो गए 7। 3 जगह ऑपोजिशन रूल करता है। कहां? वेस्ट बंगाल, पंजाब और छत्तीसगढ़। इस समय इलेक्शन वेस्ट बंगाल में है, और किसान की बात अगर यहां पे किसान को समझ में आ जाती है और उसको वो रेफरेंडम के तौर पे ले लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को यहां से, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को लगता था कि बीजेपी कुछ करेगी, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये एक बार सेंटिमेंट आ गया कि किसानों के पक्ष में ये बिल नहीं है या ये एक तरह का रेफरेंडम है, तो बीजेपी को जरूर मुश्किल होगी। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।